So today we will recall important bacterial disease of animals. Poultry disease को हम लोग आज कवर नहीं कर रहे हैं. We will take poultry as a different class. Okay, अलग क्लास ही लेंगे पोल्ट्री के लिए. एनिमल डिजीज के जो बैक्टीरियल एनिमल में जो बैक्टीरियल डिजीज है उसको बेसिकली कवर करेंगे. ठीक है, जेरेफ स्टाइल में. तो एक वन इम्पोर्टेंट डिजीज इज एक्टिनोबैसिलोसिस. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कॉजिंग वुडन टंग इन एनिमल्स. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है एक्टिनोबैसिलस और एक्टिनोमाइकोसिस. यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है. एक्टिनोबैसिलोसिस है या एक्टिनोमाइकोसिस है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है. इसलिए इसको याद रखिए कि एक्टिनोबैसिलोसिस या बी और डब्ल्यू ऐसे करके याद कर लो कि बैसिलोसिस के साथ वुडन टंग आएगा. ठीक है, बैसिलोसिस से वुडन टंग, ये आपको याद होना चाहिए. प्लस ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलरी सेक है उसका, और स्पीसीज है लिग्नेरेशाई. एक्टिनोबैसिलरेशाई स्पीसीज जो कि यूजुअली कैटल और शिप को इफेक्ट करता है, मगर अदर एनिमल्स को भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कैटल एंड शिप के लिए. और एक बात इससे रिलेटेड ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो बैक्टीरिया है, वो इंटर करते हैं थ्रू सम म्यूकोजल डैमेज. जैसे जानवर को ऐसा वेजिटेशन खा रहा है जिसमें कांटे हैं, थोड़ा शार्प स्टेम्स हैं, तो उससे जो डैमेज काज होता है वहाँ पे, उसके वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल एंट्री कर जाते हैं. और इस वुडन टंग की पहचान क्या है कि ग्लोमेटस कंडीशन है. ठीक है, ग्लोमेटस कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है. इसमें पस होते हैं और ये पस का कलर क्या होता है, येलो होता है. ठीक है, ये पस का कलर येलो से व्हाइट हो सकता है. तो येलोइश इसलिए होता है कि इसमें सल्फर ग्रेन्यूल्स होते हैं. इसमें सल्फर ग्रेन्यूल्स होने की वजह से ये येलोइश पस होता है इसमें. और टंग का जो लीजन है उसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोजिंग स्टोमेटाइटिस. स्क्लेरोजिंग तभी होगा जब क्रोनिक केस हो जाएगा. ठीक है, स्क्लेरोजिंग का मतलब फाइब्रोसिस, और स्टोमेटाइटिस हो गया ओरल कैविटी का इन्फ्लेमेशन. फाइब्रोसिस कंडीशन हो जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इसीलिए इससे बोलते हैं वुडन टंग. तो सारा परेशानी है इसको फीडिंग में, और ऐसा कोई सेप्टिसेमिक कंडीशन नहीं हो रहा है इसको, तो फीडिंग नहीं कर पाएगा, पेनफुल टंग हो जाता है, हार्ड टंग हो जाता है. तो सारे परेशानी उसी से होते हैं इसको. तो इसमें आपको एक तो याद रखना कि वुडन टंग हमेशा एक्टिनोबैसिलोसिस याद रहे. दूसरा याद रखे कि इसके पास येलो कलर का होता है. तीसरा जो इसका लीजन्स है वो फाइब्रोसिस, टंग का फाइब्रोसिस है, जिसको बोलते हैं स्क्लेरोजिंग स्टोमेटाइटिस. ठीक है, सल्फर ग्रैन्युल्स इंपॉर्टेंट है, दोनों में होता है. एक्टिनोमाइकोसिस में सल्फर ग्रैन्युल्स होता है, इसमें भी होता है, इसलिए मैं सल्फर ग्रैन्युल्स को अलग से नहीं बोल रहा हूँ आपको. तो रिगार्डिंग एक्टिनोबैसिलोसिस ये थोड़ा सा है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं. रिगार्डिंग एक्टिनोमाइकोसिस, ये भी ग्लोमेटस कंडीशन ही है, लेकिन ये एक्टिनोमाइकोसिस है, लंपी जॉ कॉज करता है. तो आपने उसमें देखा कि सॉफ्ट टिश्यू इफेक्ट होते हैं. एक्टिनोबैसिलोसिस में बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को इफेक्ट करता है, एडजॉइनिंग लिम्फ नोड्स को भी इंगेज कर सकता है अदर देन टंग. यहाँ पे ये हार्ड टिश्यू को बेसिकली इफेक्ट करते हैं, माउथ का हार्ड टिश्यू जो मैंडिबल्स है, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं लंपी जो. एक्टिनोबैसिलस सॉफ्ट टिश्यू के लिए है, एक्टिनोमाइसिस हार्ड टिश्यू के लिए है, और ये जो मैंडिबल्स में ग्लोमेटस कंडीशन कॉज करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लंपी जॉ. और मैंडिबल कैसा हो जाएगा, रेयरफाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी कि पोरस लाइट वीक, तो पोरोसिटी हो जाता है मैंडिबल्स में और बहुत वीक हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेयरफाइंग ऑस्टियोमाइलाइटिस. सल्फर ग्रैन्युल्स इसमें भी होंगे. ठीक है, तो ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे हैं, इसीलिए बस आपको इतना याद रखना है कि एक्टिनोबैसिलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस एक सॉफ्ट टिश्यू के लिए है और एक हार्ड टिश्यू के लिए है. दोनों ही ग्लोमेटस कंडीशन है, दोनों में पस बनते हैं, दोनों में सल्फर ग्रैन्युल्स है, ये कॉमन है दोनों के लिए. बस टिश्यू कौन सा टिश्यू इफेक्ट करता है उससे डिफरेंस हो जाता है. नेक्स्ट डिजीज है एंथ्रेक्स. तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एंथ्रेक्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप जानते हो इसका एंथ्रेसिस बैसिलस है, पॉजिटिव होता है, और ये जीनोटिक है, हाईली जीनोटिक है, प्लस बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज भी किया जाता है. इसके स्पोर हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत सालों तक ऐसे ही पड़ा रहता है स्पोर्स वेजिटेशन में, ग्राउंड में,
और मरता नहीं, हाईली रेसिस्टेंट स्पोर होता है, और यही स्पोर को एज ए वेपन यूज किया जाता है। तो जैसे कि जैसे चिट्ठी उट्ठी पहले के जमाने में था ना, वो लिखा लेटर, उस लेटर के अंदर डाल दिया स्पोर, भेज दिया किसी पते पे, अब वहाँ खोला देखा सूंघा बस स्पोर चला गया अंदर। तो हाईली जेनेटिक है, और इंसानों में डिपेंड करता है कि किस रूट से इन्फेक्शन हो रहा है, उस वैसे ही सिम्टम आते हैं। हैंड में जैसे जो लेदर वर्कर्स होते हैं, लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर जो शेयरिंग वगैरह जो करते हैं एनिमल्स का, तो उनमें क्या होगा कि हैंड में नोडल्स बनेंगे, हैंड में आएगा लीजन्स, और अगर इसको इनहेल कर लिया जाए तो बेसिकली निमोनिक है, लंग को इफेक्ट करता है। तो इंसान में डिपेंड करता है कि किस तरह का ये किस रूट से इंटर कर रहा है ये स्पोर, उसी हिसाब से चेंजेज आता है। और रिलेटेड टू जैसे इसमें लिख रहा है ना, ह्यूमंस डायरेक्ट कांटेक्ट एनिमल प्रोडक्ट से आ जाए तो हैंड में आ जाएगा, बेसिकली वो लेयर से काम कर रहा है, या इनहेलेशन से चला जाए, इंजेक्शन से भी जा सकता है, इसी अकॉर्डिंग इसमें सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एंथ्रेक्स बैसिलाई से रिलेटेड, आप जानते हैं बेसिकली कॉली है कि चूंकि ग्राम पॉजिटिव है तो एक्सोटॉक्सिन्स ही होगा। तो एक्सोटॉक्सिन्स तो हैं, लेकिन उसके साथ आपको ये 3 जो फैक्टर होते हैं, एडिमा फैक्टर, प्रोटेक्टिव एंथ्रीजन और लिथल फैक्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट वायलेंस फैक्टर है उसके पास। नाम से ही लग रहा है, एडिमा फैक्टर मतलब बॉडी में एडिमेटस कंडीशन के लिए, प्रोटेक्टिव मतलब जो एस्केप करे, इम्यून सिस्टम से बचाए उसको, लिथल फैक्टर जो किल करने में, एनिमल्स को डैमेज करने में, किल करने में मदद करे। ये 3 वायलेंस फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जानते हैं ना कि ब्लड यूजुअली क्लॉट नहीं होता है, यस, उसका पहचान है कि वूजिंग होता है, नेचुरल फेसेस से अनक्लॉटेड ब्लड का वूजिंग है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, तो उसका वजह ये है कि बैक्टीरिया के पास फिब्रिनोलाइटिक प्रॉपर्टी है, फिब्रिन जरूरी है क्लॉटिंग के लिए, उस फिब्रिन को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? कैप्सूल के ऊपर फ्यूजन होता है पॉली डी ग्लूटामिक एसिड। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉली डी ग्लूटामिक एसिड जो फिब्रिन बॉडी में बन नहीं पाता, सारे फिब्रिन तोड़ दिए जाते हैं, और इसी की वजह से इसमें क्लॉटिंग नहीं होता, अनक्लॉटेड ब्लड। जैसे मैं कह रहा था, क्लिनिकल फॉर्म डिपेंड करेगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हैंड लेग्स में आए तो क्यूटेनियस हो जाएगा, इनहेलेशन हुआ तो निमोनिक फॉर्म हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तो डायरेक्ट फॉर्म हो जाता है, सेप्टिसिमिक फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और अदर देन अनक्लॉटेड टैरिक ब्लड ऊजिंग के अलावा स्प्लीन इनलार्जमेंट बहुत जबरदस्त होता है, इसीलिए एंथ्रेक्स को स्प्लीनिक फीवर ही बोलते हैं, स्प्लीन बहुत इनलार्ज हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, हाईली इनलार्ज स्प्लीन, टैरी कलर्ड अनक्लॉटेड ब्लड, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका हम लोग स्टेनिंग करके जब देखते हैं डायग्नोसिस टाइम पे, तो इसके एंड्स कैसे होते हैं? ट्रंकेटेड एंड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस एंड से ही पहचाने जाते हैं, छोटे छोटे चेन में होते हैं ये, और ट्रंकेटेड एंड्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर डेथ जब हम लोग पीएम डायग्नोसिस के लिए सैंपल लेते हैं ना, स्मीयर बना लिया हार्ट ब्लड से, एंथ्रेक्स में यूजुअली ओपन नहीं करते, लेकिन जो ईयर है, ईयर टिप को काट कर थोड़ा सा ब्लड ले लेते हैं। तो अगर आफ्टर डेथ आप ये काम कर रहे हो तो बहुत संभावना ये होता है कि एंथ्रेक्वाइड्स डेवलप हो जाते हैं, एंथ्रेक्स की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस कंफ्यूजन को रूल आउट करने के लिए ये तरीका है कि अगर ट्रू एंथ्रेक्स बैसिलस होगा तो ट्रंकेटेड एंड्स होंगे। दूसरा जो एंथ्रेक्वाइड्स होते हैं उसमें शॉर्ट चेन नहीं होता है, उसमें लॉन्ग चेन बनता है, लॉन्ग चेन, ट्रंकेटेड एंड्स नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत राउंड कॉमन है। है, ये बहुत कॉमन है कि एंथ्रेक्वाइड से ही आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एंथ्रेक्स रहा होगा। तो उसको प्रॉपरली मिथाइल ब्लू से स्टेन करके ट्रंकेटेड एंड्स को देखिए, उसके बाद ही उसको रूल आउट कीजिए। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा, ये कौन कुछ कर रहा है, मतलब ये जो ब्लूज में लाइन आ रही है मैंने नहीं किया है, तो पता नहीं कैसे हो रहा है, किया मैं देखता हूँ। कोई कर रहा है पेंटिंग, अपना पेंटिंग बंद कर दो जो करता है। चलो मैंने यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है। तो क्लोस्ट्रिडियल डिजीज इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक लेग या क्वार्टर या ब्लैक क्वार्टर जो इंपॉर्टेंट डिजीज है कैटल्स में, वो ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम चौबियाई है। सारे ये जो इटोलॉजिकल एजेंट है ना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लेग इज ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम चौबियाई, मैलिग्नेंट एडिमा इज बेसिकली ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, और भी इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन सेप्टिकम तो होना जरूरी है। वैसे ही टेटनस के लिए क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक डिजीज में क्लोस्ट्रिडियम नोवाई टाइप बी याद रखिएगा, क्योंकि टाइप डी जो है उससे बेसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया होता है, तो पहले क्लोस्ट्रिडियम हेमोलाइटिकम, तो आजकल उसको हेमोलाइटिकम टर्म हटाया तो क्लोस्ट्रिडियम नोवाई टाइप डी हो गया।
इसका मतलब आपको याद रखना होगा कि ब्लैक डिजीज में क्लोस्ट्रिडियम नोवाई BC टाइप बी इन्वॉल्व है B होगा। और बोटुलिज्म में क्लोस्ट्रिडियम बोटाइलिनम है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल करूंगा मैं। और जो इंटरटॉक्सिमिया होता है वो क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस के द्वारा या वेल्चाई जिसको बोलते हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस या क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई की वजह से होता है। ठीक है, इसमें तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। पल्पी किडनी डिजीज टाइप क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस टाइप डी, स्ट्रक क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस टाइप टाइप सी C। और लैम डिसेंट्री क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस टाइप बी। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट हो चुका रखा गया है। ठीक है, इसमें याद रखिए स्ट्रक किसको होता है, एडल्ट को, एडल्ट में। लैम डिसेंट्री नाम से लग रहा है कि कम एज में होगा। थोड़ा सा डिटेल करूंगा मैं, पल्पी किडनी डिजीज खासकर डिटेल करूंगा। स्ट्रक में याद रखिए कि ये एब्डोमिनल पेन और गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन्वॉल्व है, एबोमेजाइटिस इन्वॉल्व है, इसमें डायरिया होता है और एब्डोमिनल पेन होता है, एडल्ट का है। और उसी के कंट्रास्ट में जो कम एज के होते हैं सिर्फ उसमें होता है लैम टाइप बी। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया। तो नाम से ही लग रहा है कि हीमोग्लोबिन रिलीज हो, मतलब एक्सक्रीट होगा यूरिन से, तो यूरिन रेड हो जाएगा, रेड वाटर डिजीज भी बोलते हैं इसको। तो ये होता है क्लोस्ट्रिडियम नोवाई टाइप डी से, पहले हेमोलाइटिक कंट्रोल है। नेक्स्ट है ब्रैक्सी। ब्रैक्सी भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन है क्लोस्ट्रिडियम से, और इसमें बेसिकली क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम इन्वॉल्व है। ठीक है, ब्रैक्सी में चेंजेस सिर्फ एबोमेजा में मिलते हैं। ठीक है, तो ब्रैक्सी एमोजाइटिस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सिनोनिम ही समझो, लीजन भी समझो। हेमोरेजिक एमोजाइटिस का लीजन्स भी हो गया, इसका सिनोनिम भी हो गया, और मेन होता है सेप्टिकम। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हैं, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा वैसे एक एक पॉइंट वैसे कर दिया है कि क्लोस्ट्रिडियम चौबीस से ब्लैक क्वार्टर होता है। इस ब्लैक क्वार्टर का मेन रीजन क्या है, इम्फाइशेमा फॉर्मेशन होता है, मसल में नेक्रोसिस हो जाता है, मसल इन्फ्लेम्ड हो जाता है। खासकर जो हैवी मसल्स हैं बॉडी के, जैसे ग्लूटियल मसल्स, हाई मसल्स है ना, वहाँ पे गैस फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत सारा गैस बनता है, मसल्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, नेक्रोसिस होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं इम्फाइसेमेटस नेक्रोटाइजिंग मायोसाइटिस, मायोसाइटिस। ठीक है, इसी गैस फॉर्मेशन की वजह से क्रिपिटेशन साउंड हो, टच करेंगे पल्पेट करेंगे तो चरचर सी आवाज आती है। और स्किन का कलर ड्यू टू गैंग्रीन फॉर्मेशन जो हो रहा है, स्किन डेथ हो जाता है, गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए उसका अपीयरेंस पर्चेंट मेम्ब्रेन की तरह हो जाता है, जैसे परमेबल मेम्ब्रेन होता है ना, उससे पर्चेंट मेम्ब्रेन लाइक दिखने लगेगा। इतना गैस क्यों बनता है, इसलिए बनता है कि ग्लूकोज को तोड़ के गैस प्रोड्यूशन करने का नेचर है बैक्टीरिया को। ये जो है ना, ये लो पॉइंट, इससे क्वेश्चन आने की संभावना 99% है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हैं, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजेंस के बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं, लेकिन उसमें जो सिर्फ दो ही ऐसे टॉक्सिन्स है जो प्रोटोटॉक्सिन्स है, यानी इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको एक्टिवेट होना पड़ता है। प्रोटॉक्सिन्स है बेसिकली। कौन कौन से, एप्सिलॉन और आयोटा। इससे भी ज्यादा संभावना आयोटा का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है कई बार। आयोटा टॉक्सिन्स प्रोटॉक्सिन्स है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, टॉक्सिन बहुत है, अल्फा बीटा गामा सब है, लेकिन अल्फा वाला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आयोटा एंड एप्सिलॉन इज नोन फॉर बीइंग प्रेजेंस एज इनएक्टिव। ठीक है, क्योंकि एनारोबिक है, एनारोबिक है, सीधी सी बात है कि आपके शरीर के ब्लड में जाएगा तो स्टोर ही बना लेगा, तो फिर कोई डैमेज काउज नहीं करेगा। इसका मतलब जहाँ पे ग्रो करेगा वहां से अपने टॉक्सिन्स को भेजता है, खुद नहीं जाता है, टॉक्सिन्स जाते हैं, तो टॉक्सिन से डैमेज होगा। सीमिया है, एसिम्प्टीसिमिया, इसमें टॉक्सिन्स जा रहे हैं, बैक्टीरिया का मूवमेंट तो नहीं है, बैक्टीरिया तो अपने साइड पे ही रहेंगे, वहां से टॉक्सिन्स रीच करके भेजेगा। नेक्स्ट, रेड वाटर डिजीज या वाइन बेसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया, इन्फेक्शियस इक्टेरोहीमोग्लोबिनुरिया। नाम से ही लग रहा है कि जॉन्डिस होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा यूरिन में, इसीलिए रेड वाटर डिजीज भी बोलते हैं। तो क्लोस्ट्रिडियम हेमोलाइटिकम पुराना नाम है, आजकल नोवाई टाइप डी बोलते हैं। ठीक है, ये भी टॉक्सिमिक कंडीशन है, हाईली टॉक्सिमिक कंडीशन है, हीमोग्लोबिनुरिया होगा, जॉन्डिस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो चेंजेस लीवर में मिलते हैं ना, लीवर में इन्फॉक्शन ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, वहाँ पे इन्फार्क्ट हो जाता है। अब इन्फार्क्ट कैसा होता है, सिंगल होता है, लार्ज और सिंगल होता है, सॉलिटरी इन्फार्क्ट, ये इसकी खासियत है। जो ब्लैक डिजीज वगैरह में क्या होगा, तो वहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे नेक्रोटिक एरिया बनता है, इसमें एक ही नेक्रोसिस होता है जो बहुत बड़ा है। तो solitary large infarct in liver
ये इसकी खासियत है बोवाइन बैसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बोtulism। इसको तो आप जानते ही हो, ये टॉक्सिन्स है, बेसिकली इंटॉक्सिकेशन है, लेकिन इसमें ये टर्म आता है अभी हम किस तरह का पैरालिसिस कॉज करता है, पैसिव पैरालिसिस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है मोटर पैरालिसिस के लिए, मोटर न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और कॉज करता है फ्लैसिक पैरालिसिस के लिए। शुरुआत होगा पीछे से, धीरे धीरे पूरे शरीर में हो जाएगा। ये पैरालिसिस स्टार्ट फ्रॉम द हिंड क्वार्टर और पूरे शरीर को एंगेज कर लेता है पैरालिटिक साइंस। ब्लैक डिजीज, इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हेपेटाइटिस। तो जैसा मैं कह रहा था आपको कि हीमोग्लोबिनुरिया वाला में क्या होता है कि एक सिंपल लार्ज हेपेटाइटिस नेक्रोटिक इंफाक्ट बनता है, इसमें बहुत छोटे छोटे बनेंगे। तो टाइप बी से होता है, इसमें लिवर फ्लूक प्रोड्यूस करता है नेक्रोटिक। जो लिवर फ्लूक क्रॉस करेगा ना लीवर से, तो जो डैमेज काउज करेगा लीवर में, बाइल डक्ट में, उस डैमेज की वजह से वहाँ का टिश्यू मर जाता है। टिश्यू मर जाने की वजह से एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, तो बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो करके टॉक्सिन्स लिबरेट करते हैं। और इसके लीजन्स क्या है, स्मॉल मल्टीपल नेक्रोटिक स्पॉट्स प्लस प्लग ऑफ येलोइश डेड टिश्यू इन द लिवर। नेक्रोटिक टिश्यू येलोइश नजर आएगा और थोड़ा सा अंदर डीप हो जाता है, सरफेस पे होते हैं लेकिन कभी डीपली इम्बेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो जो लिवर फ्लूक का जो ट्रैक्ट बना है ना, उसके वजह से उस ट्रैक्ट में घुस जाते हैं। तो नेक्रोटिक स्पॉट बहुत होंगे और कभी कभी डीपली इम्बेडेड होंगे और सडन डेथ है। नेक्स्ट है पल्पी किडनी डिजीज। पल्पी किडनी डिजीज में इम्पोर्टेंट ये है कि बाय इंजेक्शन चला जाता है बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और टॉक्सिन्स फिर ब्लड वेसल से चला जाएगा और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को डैमेज करेगा, लेकिन नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। ये इसकी खास बात है, नाम से ऐसा लगता नहीं कि नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। और यूजुअली कब होता है, जब सडन चेंज इन फीड होता है। ऐसा एनिमल्स जो हाईली फेड है, मोटा तगड़ा है, अच्छा खा पी रहा है, और उसमें आपने सडन चेंज कर दिया फूड को, फीड को, तो उसमें चेंजेस आने लगते हैं। प्रॉब्ली चीलिंग ऑफ ग्रास भी एक वजह है, बहुत ठंडा ग्रास और खिला दिया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो स्टैटिस होता है इंटेस्टाइन में, तो थोड़ा मौका मिल जाता है बैक्टीरिया ग्रो करके टॉक्सिन्स लिबरेट करने का। तो इसमें अदर देन इंटेस्टाइनल चेंजेस आप देखोगे ब्लाइंडनेस है, कन्वर्सल्स है, मतलब कि नर्वस डिसऑर्डर्स दिखने लगते हैं। सिम्टम नर्वस डिसऑर्डर है, ब्लाइंडनेस है, कन्वर्सल्स है, और बिना मतलब का इधर उधर दौड़ना, एक्साइटमेंट, इरिटेशन है। प्लस ये इस बैक्टीरिया खासियत ये है कि ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, तो ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो जाता है, और ड्यू टू ग्लाइकोसेमिया, ज़्यादा हो गया ग्लूकोज तो फिर यूरिन में आने लगता है, तो ग्लाइकोसिमिया। तो कभी कभी पल्पी किडनी डिजीज को सिर्फ यूरिन ले लीजिए, अगर डेड भी आया आपके पास तो उसका यूरिन ब्लैडर से थोड़ा सा यूरिन निकाल दो, लाइफ भी है तब भी, डेड है भी, थोड़ा यूरिन निकाल कर उसको, सस्पेक्टेड है अगर क्लोस्ट्रीडियम के लिए, तो उसको आप यूरिन को ग्लूकोज टेस्ट कर लीजिए, पॉजिटिव आ जाता है तो ऑलमोस्ट वो कंफर्मेटिव भी हो जाता है। तो ग्लाइकोसीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। पल्पी किडनी इसलिए नहीं बोलते कि किडनी में बहुत ज्यादा अफेक्शन है, किडनी में कुछ इस तरह के चेंजेस कर दे रहा है कि पल्पीनेस हो जाता है। एक्चुअली इसमें ये देखा गया है कि थोड़ा मिसनोमर टाइप नहीं है, आफ्टर डेथ इमीडिएटली भी अगर पीएम करते हैं तो किडनी में पल्पीनेस आता है। ये पल्पीनेस बिफोर बर्थ नहीं होता, बिफोर डेथ नहीं होता, आफ्टर डेथ ही होता है, लेकिन ये माना जाता है कि ऑटोलिटिक चेंजेस किडनी में बहुत फास्ट हो जाता है ऐसे केस में। तो पल्पीनेस बिफोर डेथ वाला नहीं है, एंटीमार्टम चेंजेस नहीं है, पोस्टमार्टम चेंज ही है। और हर चीज ही बाद में पल्पी होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा सब चीज ऑटोलिसिस ही होगा, ऑटोलाइसिस ही होगा। इसके केस में थोड़ा अर्ली ऑटोलिटिक चेंजेस आ जाते हैं किडनी में, इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया है पल्पी किडनी डिजीज। इसको ओवर ईटिंग डिजीज ही बोलते हैं, तो बहुत ज्यादा खाते पीते में होता है। इसको ब्लाइंड स्टैगर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लाइंडनेस है, इधर उधर मूव करता है, एमलेस मूवमेंट है, इसलिए ब्लाइंड स्टैगर्स डिजीज भी बोलते हैं, ओवर ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टेटनस, तो बहुत नोन है, इंसानों में भी होता है। जहाँ पे वुंड बनेगा वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, इसके स्पोर पड़े होते हैं सॉइल में, ग्राउंड में, मौका मिल गया आपको स्किन में वुंड है जिसको प्रॉपर्ली डिब्राइड नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे मरे हुए सेल्स पड़े हुए हैं। प्लस लोग क्या करता है कि बैंडेजिंग कर देता है, अच्छा से बैंडेजिंग कर देगा विदाउट डिब्राइडमेंट, तो जब बैंडेजिंग हो जाएगा तो
एयर सप्लाई भी कट जाता है वहाँ पे, तो दोनों फायदा हो जाता है कि एक तो घाव का जो नेक्रोटिक टिश्यू था, प्लस आपने सीवियर बैंडेजिंग करके एयर का सप्लाई वहाँ पे रोक दिया, तो मौका मिल जाता है। इसलिए प्रॉपर डिब्राइडमेंट करने के बाद ही होना चाहिए बैंडेजिंग। तो ये टॉक्सिन्स लिबरेट करते हैं दो तरह के, टिटेनस प्लाज्मिन और नेरोलाइजिन। इसमें जो टिटेनस लाइजिन है वो आरबीसी ब्रेक डाउन करने का क्षमता रखता है, लेकिन ये ज्यादा पोटेंट नहीं। टिटेनोलाइजिन इसमें होते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं होते, इसलिए इससे रिलेटेड सिम्टम रीजंस नहीं आते, बहुत ज्यादा आरबीसी का ब्रेक डाउन वगैरह नहीं होता। मेन जो इसका टॉक्सिन्स है टिटेनस प्लाज्मिन, नेरो जो स्पाज्म, नेरोटॉक्सिन है, ठीक है। तो इसीलिए नर्वस सिम्टम बेसिकली आता है इसमें, ऐसा कोई आरबीसी ब्रेकडाउन और या जॉन्डिस इस तरह की चीजें नहीं दिखेगा। मेन ये है, ठीक है, ये थोड़ा होता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन ये वाला है। तो नर्वस सिम्टम दिखेंगे, क्या दिखेगा, स्टिमुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, प्लस इसमें देखोगे टेल इज हेल्ड आउट, ऊपर अपना पूंछ ऊपर कर लेता है, पूरा बॉडी एकदम स्टिफ हो जाता है, आगे वाले पैर को और आगे की तरफ कर लेगा, पीछे वाले पैर को और पीछे की तरफ कर लेगा, एकदम तन के खड़ा होता है, अगला पैर मूव मोर फॉरवर्ड और बैक लिम्स आर मूव मोर बैकवर्ड, और पूंछ अपना बिल्कुल खड़ा कर लेगा। उसके जो नथुने होते हैं फ्लेयर्ड होते रहते हैं, और थर्ड आईलिड पैरालाइज हो जाता है, तो ड्रूपिंग ऑफ थर्ड आईलिड हो जाता है। यूजुअली थर्ड आईलिड को देखना पड़ता है आपको कहाँ पे है थर्ड आईलिड। इसमें जो यस थर्ड आईलिड है जिसको निकोटिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो थर्ड आईलिड में पैरालिसिस होने की वजह से ड्रूप हो जाता है, गिर जाता है। जब गिर जाता है तो आंखें के सामने में आ जाएगा, उसके आईसाइट के सामने में आ जाएगा। तो ड्रूपिंग ऑफ थर्ड आईलिड भी इम्पोर्टेंट है। और जो इसका स्टांस है, पोस्चर है, जैसे मैं कह रहा था, तो घोड़े की तरह 100 हॉर्स स्टांस हो जाता है, लॉक जॉ हो जाता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ मसल, लॉक जॉ हो जाता है। और कन्वल्सन्स होंगे, फाइनली डेथ क्यों होता है, ड्यू टू जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो नर्व्स जा रहे हैं उसका पैरालिसिस है। तो न्यूमो नर्व्स जो है उसका पैरालिसिस की वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है और डेथ हो जाता है। तो रेस्पिरेटरी फेलियर है इसमें काउज ऑफ डेथ। नेक्स्ट है ब्रूलोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते ही आप, बैंक्स डिजीज बोलते हैं, ब्रूसेल्ला एबोर्टस इसका एटोलॉजिकल एजेंट है, जेनेटिक है, इंसानों में भी होते हैं, इंसानों में माल्टा फीवर, एंडुलेंट फीवर या मेडिटेरेनियन फीवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और जानते हो कि इसमें एबॉर्शन होते हैं, एबॉर्टिव बैक्टीरिया है, तो यूट्राइन डिस्चार्ज और जो एबॉर्टेड फीटस है वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। और ऐसा मान लीजिए प्रेग्नेंट नहीं है, एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला जाए तो फिर उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है जॉइंट में, और सराउंडिंग यूट्रस, मतलब यूट्रस में घुसने के लिए जब प्रेगनेंसी सेटअप होता है तो वहां से मूव करके यूट्रस में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, तो जैसे जैसे जेस्टेशन पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे यूट्रस में एरिथ्रोल शुगर बढ़ेगा, ये शुगर से उसका बहुत एफिनिटी है, एरिथ्रोल शुगर से बहुत एफिनिटी है, इसीलिए जैसे जैसे जेस्टेशन पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे ये शुगर का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा यूट्रस में, और बैक्टीरिया को एफिनिटी है तो मूव कर करके वो चले आते हैं। यूजुअली जॉइंट्स में भी हो सकता है और लिम्फ नोड्स में भी प्रेसिपिटेट करके रहते हैं, कोई डैमेज काज नहीं करता, लेकिन वहां से मूव करके जब प्लेसेंटा में आ जाता है तो प्लेसेंटा को डैमेज करके एबॉर्शन काज कर देगा लास्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। तो जितना ज्यादा शुगर का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा बैक्टीरिया का, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो जाएगा। उसी एनिमल में एबॉर्शन हुआ है पहला प्रेगनेंसी में, दूसरा प्रेगनेंसी अगर हो गया विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं किया, एबॉर्शन एबॉर्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, और तीसरा में तो कभी नहीं होता। यानी एबॉर्शन एक ही बार होता है, आप उसको ट्रीटमेंट करो चाहे मत करो, ना जानवर मरने जा रहा है ना कुछ करने जा रहा है, सिर्फ क्या हो जाता है ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर एनिमल्स ऑफ द फ्लॉक। एनिमल्स। ये एबॉर्शन अगर हो जाता है तो उसका पूरा साइकिल में, उसका पूरा जो इकोनॉमी वाला जो साइकिल है वो समझो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। पहला एक भी एबॉर्शन होना बहुत मायने रखता है, ठीक। एक तो 10 महीना ऐसे निकल गया, प्लस जो चेंजेज होंगे यूट्रस को उसको इन्वोल्यूट होने में 2-3 महीना लग जाता है, यानी एक ईयर पूरा इसका निकल जाता है। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए ये खतरनाक है, और इसीलिए इसको सेल्फ लिमिटिंग डिजीज बोलते हैं। अब देखो पहला बार एबॉर्शन हुआ, फिर दूसरे या तीसरे से एबॉर्शन खत्म, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है एनिमल्स को, तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, दूसरे के लिए खतरा है, अपने लिए सेल्फ। लेकिन अब ये है कि ऐसा एनिमल्स के करे क्या, तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आता, ना आसानी से आप उसको ट्रीट कर सकते हो,
ना उसको हटा सकते हैं। ब्लॉक में रखेंगे, हार्ड में रखेंगे तो डिफरेंट एनिमल्स को करेगा, और उसको हटाओगे तो कहाँ ले जाओगे। तो ये है प्रॉब्लम कि जहाँ रखेंगे वहीं पे इन्फेक्शन फैलाएगा। तो यूजुअली इन लोग को आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट करेंगे तो फिर खाना पीना रहना सब समझिए कि वैसे ही है। तो ट्यूबरकुलोसिस गवर्नमेंट के लिए सर दर्द है, ऑनर के लिए भी सर दर्द है कि ब्रुसेल्ला अफेक्टेड एनिमल्स को करे क्या। नेक्स्ट है ग्लैंडर्स, और ये इक्विडी फैमिली का है, और इसमें नोज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्लस स्किन इन्वॉल्व है। तो जब स्किन इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको लोग बोलते हैं फार्सी। ठीक है, जब लिम्फेजाइटिस हो जाए, लिम्फ एडेनाइटिस हो जाए, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स पूरे स्किन में स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह दिखने लगे, तो उसको फार्सी बोलते हैं। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, हाईली जेनेटिक भी है। तो स्क्रीनिंग हो प्रॉपर ऐसे एनिमल्स का हार्ड में आने से पहले, कंट्री में लाने से पहले, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था कि लंदन एंड फार्सी एक्ट, कि आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग ही एनिमल्स को उसके अपने हार्ड में भेजा जाए, उसको परचेज किया जाए। तो इक्विडी फैमिली का है, एक्यूट फॉर्म में भी हो सकता है, क्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। डंकीज और म्यूल्स में ये एक्यूट फॉर्म में है। डंकीज हाईली ससेप्टेबल होते हैं, सबसे ज्यादा म्यूल से भी ज्यादा। ठीक है, और हॉर्स हॉर्स लेस ससेप्टेबल है, इसमें क्रॉनिक केसेस मिलेंगे। ठीक, ये होता है ड्यू टू सीडोमोनास मेलियाई, आजकल इसको ड्राई मेलियाई कर दिया गया है। इसमें लीजन्स क्या है, नोडुलर फॉर्मेशन, अल्सर फॉर्मेशन, स्किन में भी और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लंग्स में भी। पायोग्रानुलोमेटस कंडीशन है, पस, ग्रैन्यूल्स, नोडुल फॉर्मेशन। ग्रेनुलोमा होगा, नोडुल होगा और पस फॉर्मेशन होगा। और इसके जो नोडुल्स है बाद में रप्चर हो जाते हैं और उससे पस निकलता है। ठीक है, तो पस बड़ा थिक होता है, इसके पस बड़ा थिक होता है, हानि की तरह, तेल की तरह है। और फार्सी पाइप्स मैंने बताया कि लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व होंगे तो फार्सी पाइप्स हो जाएंगे। जो नोड्यूल्स होते हैं वो पेनलेस होता है, उसमें पेन नहीं होता। और जब हीलिंग होना शुरू होता है तो ये जो अल्सर्स होंगे स्टार शेप का रूप ले लेता है, स्टिलेट स्कार्स। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि स्टिलेट स्कार शेप्ड हीलिंग होता है, रिपेयरिंग होता है अल्सर का। प्लस इसके टेस्ट के लिए मैलिन टेस्ट करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है ना, वैसे मैलिन टेस्ट होता है। आई में डालो या फिर स्किन में डालो मैलिन टेस्ट के लिए। उसमें देखा है ना, गिनी पिग में जो डालते हैं ऑर्काइटिस हो जाता है ना। पेट्रोनिले डाल दीजिएगा गिनी पिग में तो ऑर्काइटिस हो जाता है, तो उसका डायग्नोसिस में मदद करता है। नेक्स्ट है जॉन्स डिजीज, जॉन्डिस डिजीज, पैराट्यूबरकुलोसिस। तो एमएपी बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम पैराट्यूबरकुलोसिस। ये भी ग्लोमेटस कंडीशन है। ग्लोमा कहाँ पे होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में बेसिकली, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम में बेसिकली होता है। क्रोनिक कंडीशन है, रैपिड वेट लॉस होगा, वेस्टिंग कंडीशन है, डायरिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कोरिगेशन ऑफ इंटेस्टाइन होगा। और ये कोरिगेशन ऐसे होते हैं कि जो परमानेंट होते हैं, आप कितना भी ताकत लगा के उसको फैला दीजिए तो फिर फैलेगा ही, परमानेंट फोर्स है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में, क्रोनिक इंट्राइटिस में भी कोरिगेशन होता है, इसमें भी कोरिगेशन होता है, लेकिन इसका कोरिगेशन परमानेंट होता है, आप उसको ऐसे फैला नहीं सकते कोरिगेशन को। हाईली थिक इंटेस्टाइन 20-20 गुना थिकनेस हो जाता है और कोरुगेटेड हो जाता है। जॉनिन टेस्ट करते हैं इसको डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट है लिस्टेरियोसिस, जिसको सर्कलिंग डिजीज बोलते हैं। तो नेचुरली नर्वस डिसऑर्डर है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस से होगा ये। ठीक है, इसमें एबॉर्शन फॉर्म भी होते हैं, मेनिंजाइटिस फॉर्म भी होता है और सेप्टिसेमिक फॉर्म भी होता है। 3 फॉर्म में मिलता है, एबॉर्टिक फॉर्म, नर्वस फॉर्म और ये सेप्टिसेमिक फॉर्म। ठीक है, और पैरालिसिस है इसमें। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइक्रो एब्सिस का फॉर्मेशन। ब्रेन का लीजन्स में हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे आप, तब देखोगे कि स्मॉल स्मॉल एरिया डिजेनरेटेड न्यूट्रोफिल्स के यानी पस सेल्स का इस तरह का एक्युमुलेशन मिलेगा, तो उसे बोलते हैं माइक्रो एब्सिस। तो लिस्टेरिया से इंपॉर्टेंट होगा सर्कुलिंग डिजीज का नाम, एबॉर्शन, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया प्लस माइक्रो एब्सिस इन द ब्रेन, एकदम इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस होता है, लिम्फोसाइट्स का एक्युमुलेशन होता है मेनिंजेस में और ब्रेन में। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक है, जेनेटिक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं। ठीक है, वेस्टिंग डिजीज है, इंटरमिटेंट कफिंग है, इंटरमिटेंट फीवर है और वायलेंट कफिंग, फिर बाद में धीरे धीरे कफिंग हैकिंग टाइप का हो जाता है। सबसे बड़ी ना इसको पल्स डिजीज बोलते हैं। ठीक है, चूंकि छोटे छोटे मिलियरी नोड्यूल्स, स्मॉल मिलियरी नोड्यूल्स पूरा उसके लंग्स में या डिफरेंट ऑर्गन्स में हो जाते हैं, तब उसको पल्स डिजीज बोलते हैं, मिलियरी नोड्यूल्स हो जाते हैं। इसमें जो जायंट सेल्स इन्वॉल्व है ना, उसको बोलते हैं लैंगन्स टाइप ऑफ जायंट सेल, सबसे इंपॉर्टेंट वही है।
और इसके जो ग्रानुलोमेटस नोड्यूल्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्यूबरकल्स, उसी से नाम लिया गया है ट्यूबरकुलोसिस का। प्लस टीबी के लिए क्या एक इम्पोर्टेंट है कि इसकी बॉडी में, टीबी बैक्टीरिया के बॉडी में माइकोलिक एसिड का प्रेजेंस, माइकोलिक एसिड और हाई लिपिड लेयर का प्रेजेंस इसको सबसे अलग बनाता है, ठीक है। और इसमें जब ग्लोमेटस कंडीशन होगा तो इस जायंट सेल्स को बोलते हैं हम लोग लैंगस टाइप ऑफ जायंट सेल्स। सेंट्रल कैल्सिफिकेशन होगा, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, जेडन स्टेनिंग से इसको हम लोग देखते हैं, रेड कलर लेता है, एसिड फास्ट है ये, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट ऐसे इसको डायग्नोज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कोलाई बैसिलोसिस, तो इसके ई कोलाई से होते हैं, इसमें 4 तरह के एंटीजन है इस बैक्टीरिया में। ओ एंटीजन जो सोमेटिक है, एच एंटीजन जो फ्लैजिला की वजह से है, के फॉर कैप्सूल और ए फॉर फिम्ब्रिया एंटीजन। 4 एंटीजन है इसके पास। तो सबसे ज्यादा जानने का है कि ये काउज करता है स्मॉल एनिमल्स में, नियोनेटल बॉर्न में काफ स्कॉफ यानी काफ डायरिया। ये न्यूली बॉर्न एनिमल्स है उसमें काफ डायरिया करता है। और ये जानते हो कि ई कोलाई बॉडी के किसी भी सिस्टम को अफेक्ट करने का क्षमता होता है, ब्रेन हो, लंग हो, लिवर हो, किडनी हो, किसी भी को भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव, ये एंटीजेंस आपको याद रहे और ये काफ स्कोर आपको याद रहे। व्हाइट डायरिया है ना, व्हाइट डायरिया होता है नियोनेटल बॉर्न में। कंपाइलोबैक्टीरियोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफर्टिलिटी एबॉर्शन से इंपॉर्टेंट है ये। कंपाइलोबैक्टर फीटस इन्वॉल्व है, तो ये अगर स्पीसीज आ गया तो इसमें एबॉर्शन होगा, बस इतना ही है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ और लेट एम्ब्रियोनिक डेथ, ठीक है, अर्ली भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। 4 से 5 महीने में यूजुअली माना जाता है जेस्टेशन, इसमें एबॉर्शन हो जाएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इससे भी ज़्यादा सिर्फ इसमें 2 ऑब्जेक्टिव है। कोराइनिबैक्टीरियम सीरोट्यूबरक्लोसिस इज कॉज ऑफ अल्सरेटिव लिम्फेजाइटिस इन हॉर्सेस। हॉर्स में अल्सरेटिव लिम्फेजाइटिस यानी लिम्फ वेसल्स में अल्सरेशन करेगा, प्लस एब्सेस फॉर्मेशन करता है मसल्स, मस्कुलर एरिया में, ठीक है, जो पेक्टोरल एरिया है वो सब में करेगा वो अल्सर फॉर्मेशन इन द लिम्फ वेसल्स। कैटल्स में बेसिकली लिम्फ नोड को एंगेज करता है, हॉर्स में लिम्फ वेसल्स को एंगेज करता है, एब्सेस फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखिएगा सिर्फ एटियोलॉजी। कोराइनिबैक्टीरियम सीरोट्यूबरक्लोसिस इज कॉज ऑफ अल्सरेटिव लिम्फेजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस इन हॉर्सेस एंड कैटल रेस्पेक्टिवली। एचएस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानते ही हो, ग्राम नेगेटिव है, पार्शियोला मल्टीसीडा इसका काउज है, एल्ला लगा मतलब नेगेटिव हो गया। इसके सबसे पहचान है कि सब मैंडिबुलर एरिया होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है, एडिमेटर स्वेलिंग इन द सब मैंडिबुलर एरिया, ब्रिस्केट रीजन में भी हो जाता है। प्लस अब उस एडिमेटस एरिया को काट के देखोगे आप, जेलेटिनस मास, स्ट्रॉ कलर, लाइट येलो कलर जिलेटिन की तरह वहाँ पे अपीयरेंस होता है। इसका डायग्नोसिस के लिए हार्ट ब्लड सबसे बेस्ट है। हार्ट ब्लड से स्मीयर बना लो या ब्लड ही ले लो और उसको स्टेन कीजिए तो आपको बाईपोलर स्टेनिंग, सेप्टिसिमिक कंडीशन है ये, सेप्टिसिमिया काउज करता है, नाम से ही लग रहा है सेप्टिसिमिक कंडीशन प्लस बाईपोलर इसका होना, ये ऑब्जेक्टिव क्वांटम जैसे इंपॉर्टेंट है। और स्मीयर हमेशा सबसे अच्छा बनता है आपका हार्ट ब्लड से, ठीक है, हार्ट ब्लड से ही स्मीयर होना चाहिए, या कल्चर करना हो या स्टेन करना हो तो हार्ट ब्लड से ही लीजिए। और यंग्स में यूजुअली नहीं होता, थोड़ा एज के बाद ही होता है, न्यू बॉर्न में नहीं होता है। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस, इसको राइस फील्ड वर्कर डिजीज, स्टर्टगर्ड डिजीज होता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन में इपिजोटिक है, ह्यूमन में होते हैं जो राइस फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है। स्टर्टगर्ड नाम है सब एक्यूट कंडीशन ऑफ किडनी, किडनी को एंगेज करता है एक्यूट फॉर्म में भी, सब एक्यूट में भी, क्रोनिक अफेक्शन भी होता है किडनी में। तो जब सब एक्यूट फॉर्म होता है ना किडनी, तो उसको बोलते हैं स्टर्टगर्ड डिजीज, ठीक है। ये एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है, या एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। लेप्टोस्पायरा के बहुत सारे सीरोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लेप्टोस्पायरा होते हैं, कुछ ज्यादातर नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन जो पैथोजेनिक वाले हैं उनके ग्रुप में डाल दिया गया स्कूल में लेप्टोस्पायरा एंट्रोगेनस। इसके अलावा सारे इस ग्रुप के अलावा सारे नॉन पैथोजेनिक है। ये इसमें फ्लैजिला तो नहीं होता मूवमेंट के लिए, लेकिन वो अपना स्पाइरल जो मूवमेंट है उससे मूव कर लेते हैं। इसको स्टेन करते हैं सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड ऑफ स्टेनिंग, एजी होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए स्टेनिंग के लिए। ये उस ग्रुप वाला है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बोरेलिया लेप्टोस्पायरा जो होता है ट्विस्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं बैक्टीरिया को? स्पाइरोकिट, स्पाइरोकिट, स्पाइरोकिट्स भी इसमें आते हैं, स्पाइरोकिट्स, बोरेलिया लेप्टोस्पायरा, लेकिन बोलते कुछ और है उसको, याद नहीं आ रहा। ये वेनेरियल है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी है, ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन भी होता है, यूरिन चिप सोर्स है, इसीलिए मैं कहता है राइस फील्ड वर्कर डिजीज है। तो फील्ड में यूरिनेशन कर दिया अफेक्टेड एनिमल ने, तो यूरिन में आ गया बैक्टीरिया, और ड्यू टू कोई कट से ह्यूमन बॉडी में, तो उस कट से ही बैक्टीरिया घुस जाता है,
ठीक है। तो हीमोग्लोबिनुरिया होगा, icterus होगा, किडनी डैमेज होता है, किडनी एकदम इंपॉर्टेंट है इसका, किडनी डैमेज होगा, और ये जीनोटिक डिजीज पोषण भी काउज करते हैं। ठीक है। स्ट्रैंगल्स तो स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से होता है, इसको इक्वाइन डिस्टेम्पर भी बोलते हैं। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। ग्लैंडर्स अपर लोअर सब लंग सबको इफेक्ट कर लेता है, ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है। ठीक है। इसमें लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग होगा, रप्चर हो जाता है और क्रीमी पस निकलता है। उसका पस अलग था, आयली था, हनी की तरह था, इसमें क्रीम की तरह येलो। स्ट्रेप्टोकोकस का पस जब भी बनता है येलो ही बनता है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस जहां भी हो, छोटा घाव बड़ा घाव, इंसान में हो जानवर में हो, उसका पास हमेशा क्रीम कलर का ही होता है। और इसमें लिम्फ नोड्स हार्ड हो जाते हैं, वेरी पेनफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत होता है। उसी कंडीशन में स्ट्रैंगल, वहीं से नाम है स्ट्रैंगल। ठीक है। प्लस ये सिंपल कंडीशन है कि ये चीज करेगा। कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, उस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को बास्टर्ड स्ट्रैंगल बोलते हैं। ये हाईली मतलब डेंजर कंडीशन है बास्टर्ड स्ट्रैंगल्स। ये भी टर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से। पर्पोरिया हेमरेजिका यानी पूरी बॉडी में पिन पॉइंट हेमरेजेस का होना, और हॉर्स में गट्रल पाउच होता है उसके